हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। बच्चों, आज की जो क्लास है इसमें हम लोग देखने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के लिए एरिथमेटिक के अलग अलग चैप्टर से कुछ सवाल। हम ये अप्रोचेस देखने वाले हैं कि जिन अप्रोचेस का आपको इस्तेमाल करना है एग्जाम में, ताकि आप कम से कम समय में एरिथमेटिक के 10 क्वेश्चंस को निपटा सको। राइट? तो वंस अगेन बच्चों, हेलो एवरीवन। क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले करियर व्हील ऐप पे हमारा जो बैंकिंग का जो लेटेस्ट बैच है, बैंकिंग फाउंडेशन बैच, प्री प्लस मींस पीओ, उसके साथ में क्लर्क, ये सारे के सारे बैंकिंग के एग्जाम को आपको कवर कराता है। जैसे कि आईबीपीएस पीओ एग्जाम आने वाला है, उसके बाद में एसबीआई पीओ होगा, एसबीआई क्लर्क होगा, या और भी अदर बैंकिंग के जो एग्जाम्स होंगे, उन सबकी एकदम कंप्लीट तैयारी, प्री प्लस मींस सारे के सारे सब्जेक्ट, वो आपको इस बैच के माध्यम से आप कर सकते हो एकदम सिस्टमैटिक वे में। तो चलिए फिर आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो पहला सवाल है ये है हमारा पार्टनरशिप चैप्टर से। आप चाहो तो थोड़ी देर ट्राई कर सकते हो, सोच सकते हो क्या आंसर आएगा, है ना। तो सवाल क्या कह रहा है, हम सवाल पहले एक बार पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि ए इन्वेस्टेड एक्स रुपीज, 6 महीने बाद बी ने ज्वाइन किया है, 4,000 रुपए और ज्यादा उसने लगाए, मतलब x प्लस 4,000 रुपए बी ने लगाए, है ना। और 1 साल के बाद में जो प्रॉफिट शेयर है लिखा हुआ है बी का टोटल से क्या अनुपात है, वो हमें 3:7 दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पता है इस टाइप के क्वेश्चन में हम सभी को पता है कि प्रॉफिट किस अनुपात में बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट का अनुपात निकालना है तो टाइम को इसके नीचे रख दो, मतलब प्रॉफिट बटे टाइम, है ना। तो हमने क्या किया, हमने देखा ए और बी, इन्वेस्टमेंट का अनुपात जरा निकालने की सोचते हैं। वो कैसे निकालेंगे, आराम से सोचते हैं। सबसे पहले हमें प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। सवाल में ये लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयर ऑफ बी टू द टोटल प्रॉफिट, वो 3:7 है। मतलब अगर टोटल 7 रुपए का प्रॉफिट था, उसमें से बी को मिले 3 रुपए, तो बचे कितने, 4 रुपए। ए को कितने मिले, 4 रुपए, है ना। याद रखना बी टू टोटल है। अब टाइम पीरियड देखते हैं। ए स्टार्टिंग से था तो ए पूरे 1 साल के लिए है, मतलब 12 महीने के लिए है। 6 महीने बाद आया बी, तो बी केवल 6 महीने के लिए ही है बिजनेस में। राइट? सिंप्लीफाई कर दे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल करते हैं। हमें रेशियो निकालना है, तो 6 से इसको कैंसिल कर दिया, वैल्यू आ गई 2, 2 से 4 को कैंसिल कर दिया, 2 आ गया। इसका मतलब है इनकी इन्वेस्टमेंट का अनुपात तो 2:3 है। अच्छा, सवाल में ही लिखा हुआ है बी ने 4,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं ए से, मतलब इनका जो अंतर है 1 यूनिट की वैल्यू 4,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8,000। हमसे क्या पूछा है, x की वैल्यू, x का मान ज्ञात कीजिए। और x रुपए किसने लगाए थे, a ने x रुपए का निवेश किया था, a ने x रुपए लगाए थे, तो हमारा आंसर 8,000 आ गया। क्लियर है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है टाइम एंड वर्क का, जरा सोचना इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है, 40 मेन जो हैं वो एक कार्य को 48 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं अगर एक साथ कार्य करें तो। अब 64 मेन ने कार्य की शुरुआत की और x दिनों तक कार्य किया, उसके बाद में 32 और मेन ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब पहले 64 मेन ने कार्य की शुरुआत की, बाद में इसमें 32 मेन और आ गए, तो अल्टीमेटली 96 मेन हो गए बाद में। तो जो 96 मेन आ गए, उन्होंने बचा हुआ कार्य इतने दिन में कंप्लीट कर लिया, राइट ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करें, एक तो ये तरीका है कि अगर हम मान लें कि एफिशिएंसी 1 यूनिट है, मतलब प्रत्येक मैन एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, आप मान के चल सकते हो। सिंपल तरीका है कि प्रत्येक मैन एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो एफिशिएंसी ऑफ 1 मैन ये आ गई 1 यूनिट। ठीक है, तो जो टोटल वर्क है ये कितना होगा, एक तो ये है 40 मैन 48 दिनों में कंप्लीट करते हैं,
तो एक तो आप ये बोल सकते हो 40 इंटू 48, है ना। और दूसरी अप्रोच क्या है कि अगर 64 मैन ने कार्य की शुरुआत की, उन्होंने x दिनों तक कार्य किया, तो 64 मैन एक दिन में 64 यूनिट करेंगे। एक मैन एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 64 मैन ने 64 यूनिट किया, x दिनों में 64 x यूनिट कार्य हुआ। उसके बाद में 32 और मैन आ गए, मतलब 96 मैन हो गए। और 96 मैन ने बचा हुआ कार्य कितने दिन में कंप्लीट किया? 16 सही 2/3। और जो 16 सही 2/3 है, क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके 16 3 48 प्लस 2 50/3 लिख सकता हूं? आप चाहो तो 100/6 लिख लो, है ना। चलो मैं इसे 50/3 लिख देता हूं। अब ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। इक्वेशन बन गई है, आप इसे बोल लो एक सिंप्लीफिकेशन टाइप का सवाल है। सिंप्लीफिकेशन के तो 15 सवाल मिलने ही वाले हैं पेपर में, है ना। ये तो आप सबको आता ही है। फटाफट से अगर हम इसमें वैल्यू निकालें, आपको ये पता है कि गुणा करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 3 टर्म है, एक टर्म, दूसरा और तीसरा। तीनों में जो चीज कॉमन है हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा 3 से इधर हमने भाग दे दिया, 32 आ गया। अब हमें ये देखा कि हम 32 से कैंसिल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। कैसे? 32 से इसको कैंसिल कर दिया, इसे 32 से कैंसिल किया, 2 आ गया। 32 होता है 16 दूनी, तो 16 से इधर कैंसिल कर दिया, बचा 3। 2 से इधर कैंसिल कर दिया, बचा हमारे पास में 20, राइट। अब आप चाहो तो इसके बाद में थोड़ा और कैंसिल कर सकते हो, जैसे उदाहरण के तौर पे 2 से और कैंसिल कर सकते हो। 2 से अगर हम और कैंसिल कर दें, ये 25 प्रत्येक टर्म को, ये 2 चला गया, यहां 2 से कैंसिल कर दिया, 10 आ गया। तो 10 इंटू 3 बना 30 बराबर x प्लस 25। 25 में कितना जोड़ा जाए कि 30 आ जाए? सीधा सीधा आंसर 5, खत्म, डन डन डन, राइट ना। ऐसे कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आपको पता है कि जो भी सिलेंडर होता है, सिलेंडर तो पता ही है ना आपको, सिलेंडर आप सभी को पता है किस टाइप का होता है। थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का बन गया है, राइट, बट आप भावनाएं तो समझते ही हो। दिस इज सिलेंडर, राइट। ये सिलेंडर है, इसकी बेस रेडियस r, हाइट h। तो सवाल ये कह रहा है पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के बेस में है क्या? वो तो सर्कल है। सर्कल का पेरीमीटर मतलब परिधि, सरकमफरेंस 2πr। उसकी वैल्यू हमें दे रखी है, उससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। पेरीमीटर 2πr होगी सर्कल के पेरीमीटर, सरकमफरेंस जिसे बोलते हैं। निकाल लें फटाफट से। तो 2πr मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 66। 22 से कैंसिल कर दिया, 3 आ गया। 7 से उधर गुणा कर दिया, 21, 2 उधर चला गया, तो r की वैल्यू आ गई 21/2। और सवाल में यह भी लिखा है कि इसकी जो हाइट है वो 0.04 मीटर है। तो जो हाइट, ये सेंटीमीटर में आया है क्योंकि यहां सेंटीमीटर था, हाइट को भी सेंटीमीटर में बदल दे तो हाइट कितनी आ जाएगी? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको 100 से कर दो गुणा, 4 सेंटीमीटर आ गई। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम सभी को पता है, πr²h होता है। पाई आया 22/7, आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर बना 441/2 का स्क्वायर 4, और हाइट भी 4 है ना। अब जिससे जो कैंसिल हो रहा है उसको हम फटाफट से निपटा देते हैं। कैसे? 4 से 4 गया, 7 से हमने इधर कैंसिल कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई? 7 इंटू 6 बना 63, बचा 2, 7 3 21। अब 22 को हमें 63 से गुणा करना है, उसके लिए क्या करेंगे? 63 का डबल 126, तो 20 गुना 1260, ऐड कर दो आप इन्हें सीधा सीधा। तो 1 आया, 3 आया, 8 आया, 6 आया, 1386 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी हो गया, खत्म, राइट ना।
याद रखना कि बेस का पेरीमीटर मतलब सर्कल का पेरीमीटर, परिधि या सरकमफ्रेंस जैसे बोलते हैं, वैसे हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अच्छा ये सवाल ना बड़ा प्यारा है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी टेक्निक सीखी है ना वो गड़बड़ हो जाती है। कैसे? सवाल ये कह रहा है कि दो नंबर्स का रेशियो है 3:2, ये रेशियो दिया गया है 3:2। अब आफ्टर एडिंग 2 and 4 टू देम रिस्पेक्टिवली, मतलब पहली संख्या में 2 जोड़ दिया, दूसरी संख्या में 4, तो उससे हुआ क्या, नया रेशियो आ गया 3:4। हमसे पूछ रहे हैं बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या सबसे पहले हमारे दिमाग में आनी चाहिए, बड़ी संख्या तो 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। ऐसा तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, या ज्यादा से ज्यादा नन ऑफ दीज हो सकता है। लेकिन ये संख्याएं हैं, जरूरी नहीं संख्याएं हमेशा इंटीजर हो। अगर नंबर ऑफ पर्सन होते, मेन वीमेन और समथिंग लाइक दैट, तब तो होता इंटीजर है। संख्याएं तो फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं, पॉइंट में भी हो सकती हैं, तो बी केयरफुल। यहां अगर आप 3 लगा दोगे गलत हो जाएगा, 3 आंसर नहीं है। इसमें हमें प्रॉपर समीकरण बनानी पड़ेगी, आप ऑप्शन की मदद नहीं ले सकते। ठीक है, प्रॉपर समीकरण हम कैसे बनाएंगे देखना, आंसर कुछ और आएगा, बड़ी संख्या। तो अगर हम मान के चले कि ओरिजिनल संख्याएं थी 3x और 2x, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 3x की, बड़ी संख्या की। अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या में 2 जोड़ दिया 3x + 2, और दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया तो 2x + 4। ये जो रेशियो बना है, नया रेशियो क्या आना चाहिए, नया रेशियो आना चाहिए 3:4। अब क्या करें, बाहर बाहर का गुणनफल अंदर अंदर के गुणनफल के बराबर होता है, ये तो हम सबको पता है, राइट ना। वैसे ही करते हैं, 4 को हमने इधर से गुणा कर दिया तो 12x + 8 बराबर 3 से इधर गुणा कर दिया 6x + 4 × 12। 6x उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, 12x में से 6x घटाया 6x आया, 12 में से 8 घटा दिया तो 4 आ गया। अब आप बोलोगे x की वैल्यू 4/6, अरे x की वैल्यू पूछी नहीं है हमसे, तो बड़ी संख्या पूछी है हमसे, तो 3x की वैल्यू पूछ रहे, तो आधा कर दो ना सीधा सीधा। 3x की वैल्यू 2 है, तो बड़ी संख्या 2 है, छोटी संख्या फ्रैक्शन में आ जाएगी, छोटी संख्या 4/3 हो जाएगी, समझ रहे? बड़ी संख्या पूछी है, यही आंसर है हमारा, तो 3 गलत है, आंसर इज 2। ओके, तो ये ऐसा सवाल है जिसमें आपको लगेगा कि हाँ भाई टेक्निक लगा लो फटाफट हो जाएगा, उसे पता चलेगा कि गड़बड़ हो गई। ऐसा कभी कभार आता है जहां पे आप फंस सकते हो, प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, फटाफट से इक्वेशन बना के हम निपटा सकते हैं इसे। ठीक है, हाँ मेंटली नहीं होगा, मेंटली नहीं होगा, लिखना पड़ेगा इसमें। अगला सवाल, आयु का एक सवाल है, एजेस वाला चैप्टर। एजेस में क्या कंसेप्ट होता है, दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर सदैव समान रहता है, यही कंसेप्ट होता है। वही कंसेप्ट को हम लोग फॉलो करते हैं जरा, और देखते हैं। यहां पे सवाल ये कह रहा है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया गया है 2:5। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 3:7। इससे क्या आप राम और श्याम की आयु निकाल सकते हो? सोचो जरा कैसे निकालेंगे राम और श्याम की आयु, सोचिए। आप ये देखिए डिफरेंस सेम है ना, मतलब दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर सदैव समान रहता है, जितना वर्तमान में 3 साल बाद भी उतना ही अंतर होगा। तो मैंने देखा 2 और 5 के बीच का अंतर कितना है, यहां तो अंतर 3 है और यहां अंतर 4 है। इन दोनों को बराबर बनाए कैसे? क्या किया, पहले वाले में हमने 4 से गुणा कर दिया, दूसरे वाले में हमने 3 से गुणा कर दिया, तो वर्तमान आयु का अनुपात 4 से गुणा करने के बाद में वर्तमान आयु का अनुपात आ गया 8:20। और 3 वर्षों बाद हमने क्या किया, 3 से कर दिया गुणा, तो वैल्यू आ गई 9:21। अब देखो 12-12 का अंतर सेम हो गया। तो या तो आप राम पे फोकस कर लो या श्याम पे, किसी एक व्यक्ति पे फोकस कर लेते हैं। आप देखिए 3 साल आगे जाने पे आयु 1 यूनिट से बढ़ी है, लेकिन ये तो 3 साल से बढ़नी चाहिए थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 साल है, तो 8 यूनिट मतलब राम की वर्तमान आयु 8 का 3 गुना 24 साल हो गई।
है ना, और 20 यूनिट की वैल्यू 60 साल, ये इन दोनों की वर्तमान आयु आ गई। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि आयान जो है वो राम से 10 साल बड़ा है। आयान अगर राम से 10 साल बड़ा है तो आयान की वर्तमान आयु कितनी हो गई, इससे 10 ज्यादा, 34 साल, है ना। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 5 वर्ष पूर्व आयान की आयु, इसमें से 5 घटा दो, घटाया 5 तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 29, खत्म, डन, सिंपल। ये टेक्निक तो आप सबको पता ही है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात अगर दो अलग अलग वर्षों में दिया है तो उनके बीच का अंतर बराबर कर लो, राइट, उससे उनकी आयु निकल आएंगे, है ना, ये पता है आपको। आगे बढ़े, अगला सवाल देखा, जरा इस सवाल को देखना। सवाल क्या कह रहा है, यस, इन अ कॉलेज द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स हमें दिया गया है 3:7। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के और लड़कियों के छात्रों से, अरे मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है ये 3:7, बॉयज और गर्ल्स का। किसी विशेष दिन 30% लड़कियां और 10% लड़के अनुपस्थित थे, तो जो उपस्थित व्यक्ति हैं, उपस्थित लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि 54 लड़के उपस्थित थे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अरे टोटल लड़के हम निकाल सकते हैं, हाउ, टोटल। आप सबसे पहले एक बात बताइए कि अगर जो लड़के उपस्थित थे वो 54 है, 54 लड़के, और एब्सेंट कितने हैं, 10%, इसका मतलब है उपस्थित कितने हैं, 90%। टोटल लड़कों में से 10% छुट्टी पे वो नहीं आए, वो कॉलेज नहीं आए, 90% आए हैं। तो अगर 90% की वैल्यू 54 है बॉयज में, तो 100% की वैल्यू, ये 6 इंटू 9 54 होता है, 6 इंटू 10 आ जाएगा 60। तो लड़कों की संख्या या बॉयज की संख्या हमें पता चल गई। अब एक बात बताइए, बॉयज और गर्ल्स का हमें रेशियो तो दिया ही हुआ है, कितना है, 3:7। अब बॉयज की संख्या हमें पता है 60 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू 20, 7 पार्ट की वैल्यू 140। अब इसमें से हमें यह ज्ञात करना है उपस्थित लड़कियों की संख्या। अब इसमें से लड़कियां कितनी एब्सेंट है, 30% लड़कियां एब्सेंट है, तो उपस्थित कितनी है, इसमें से 70%, 70% ऑफ 140, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 14 सत्ते 98, यही हमारा आंसर है ना, डन, सिंपल, ओके, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु के सीपी और एसपी का अनुपात 5:7 है, इसका मतलब 40% का प्रॉफिट, ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है ओवर 5, 2/5 मतलब 40% का प्रॉफिट, ऐसे नॉर्मली हो रहा है। लेकिन उसमें यह लिखा हुआ है वो एक वस्तु का एमपी और छूट, अंकित मूल्य और छूट का छूट जो है डिस्काउंट है, उनके बीच का अनुपात 20:6 है, या आप इसे चाहो तो 10:3 भी लिख सकते हो, 2 से कैंसिल करके, है ना। तो यदि किसी वस्तु का लाभ ₹100 है, तो ये लेख नहीं है, ये वस्तु है। एसपी सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रहे हैं, बताओ, लाभ ₹100 है, सेलिंग प्राइस, कहने से सेलिंग प्राइस जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। 7 का मल्टीपल कौन सा है, 500 नहीं, 400 नहीं, 325 भी नहीं, 300 भी नहीं, मुझे तो नन ऑफ दीज लग रहा है। लेकिन वी नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि थोड़ी देर पहले गड़बड़ हो चुकी है, ये वाला सवाल याद है ना, कोई नहीं, आई थिंक 350 आएगा। जरा इसको देख लेते हैं, हमारा जो सीपी एमपी एसपी वाला ट्रायंगल होता है, एक बात बताइए, हमें यह पता है कि सीपी और एसपी का अनुपात है 5:7, ये 5 यूनिट तो ये 7 यूनिट। अच्छा, अंकित मूल्य और डिस्काउंट का अनुपात है 10:3, मतलब अगर अंकित मूल्य 10 है तो उस पर डिस्काउंट हुआ 3 का, तो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य तो 7 ही आ गया, मतलब ये तो मैच हो गया, ये ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहे हैं, 10 में से 3 घटाया 7, और यहां 5:7 है, तो यहां से यहां जाने में 2 का प्रॉफिट हुआ। सवाल ये कह रहा है कि प्रॉफिट है ₹100 का, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू ₹100 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ₹50 के बराबर, 7 यूनिट की वैल्यू सेलिंग प्राइस पूछा है, 50 से कर दिया गुणा, 350 आ गया। इसको हम मेंटली कर सकते हैं, राइट।
हमारा आंसर नन ऑफ दीज है, 350 आएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा 250, अंकित मूल्य मार्क प्राइस 500 रुपए। ठीक है, डन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन को जरा एक बार देख लेना। एक सेट में 19 संख्याएं हैं। देयर आर 19 नंबर्स इन अ सेट। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स इज 25 एंड एवरेज ऑफ द लास्ट 10 नंबर इज 28। अरे पहले 10 और आखिरी 10 मिला के तो 20 संख्याएं हो गई, और ओवरऑल टोटल संख्याएं 19 हैं। पहली 10 और आखिरी 10 मिला के तो 20 हो गई। इसका मतलब जो मिडिल वाली संख्या है, 10वीं संख्या है जो ठीक मिडिल में, दोनों में काउंट हो गई। इन पहली 10 में भी काउंट हो गई, आखिरी 10 में भी काउंट हो गई। ये आप समझते हो, है ना। और हमसे 10th नंबर हमसे पूछ रहे हैं, क्या करें? सम वाली टेक्निक लगानी, सीधी सीधी। पहली 10 संख्याओं का योग कितना बनेगा? पहली 10 संख्याओं का योग, संख्याएं हैं 10, सम बना 25, तो योग कितना बना? 250। आखिरी 10 संख्याओं का योग कितना बनेगा? संख्याएं हैं 10, औसत है 28, तो ये बना इतना। जोड़ दिया तो 20 संख्याओं का औसत आ गया 530। इसमें 10वीं संख्या रिपीट हो रही है और संख्याएं तो 19 ही हैं। उनका औसत हमें दिया गया है 26, उनका औसत हमें दिया गया है 26 सॉरी। तो इनका योग कितना रहेगा? यानी से 20 - 1 करके कर लो आप गुणा, 20 - 1, तो 520 में से 26 घटाया 494, 494 आया। या इसी को मैं ये बोल सकता हूं 494, 400 25 × 19 होता है 475। हाँ 19 जोड़ देंगे, ठीक है, 494 ही है। घटा दो भाई। अब ये सम ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें 10वीं संख्या 2 बार काउंट हो गई, इसमें एक ही बार काउंट हुई है, इसमें प्रत्येक संख्या एक बार काउंट हुई है, राइट। तो 10वीं संख्या क्या होगी? इसमें से इसको घटा दिया, 36 है 10वीं संख्या। दैट्स इट, ओके, डन ना, हो गया, राइट, ठीक है ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आपको यह पता है, अगर कोई ट्रेन किसी टनल को पार करती है तो दूरी कितनी तय करती है? अपनी खुद की लंबाई प्लस टनल की लंबाई। अगर किसी ट्रेन किसी खंबे को पार करे, किसी पुल को पार करे, तो दूरी कितनी तय करती है? केवल अपनी लंबाई के बराबर, है ना। ये आपको पता है। तो जब ये आपको पता है तो इसी का इस्तेमाल करते हुए जरा फटाफट से मेंटली आप आंसर निकाल सकते हो। मेंटली कैसे इस सवाल को देख सकते हैं? मेंटली इस सवाल को कैसे देखा जा सकता है? ट्रेन ए क्रॉसेज अ टनल ऑफ लेंथ 300 मीटर इन 15 सेकेंड और एक पुल को पार किया है 6 सेकेंड में। तो हमसे ये पूछ रहे हैं ट्रेन की लंबाई कितनी है। अच्छा, जब पुल को पार किया है तो ट्रेन ने अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की है। अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करने में 6 सेकेंड का समय लगा। जब टनल को पार कर रहे हैं तो अपनी लंबाई प्लस टनल की लंबाई, इन दोनों का टोटल, उसमें 15 सेकेंड का समय लगा। अब उसमें 6 सेकेंड तो अपनी लंबाई के हैं ना, इसका मतलब बचे हुए 9 सेकेंड में टनल की लंबाई के बराबर दूरी तय हो रही है। 9 सेकेंड में 300 मीटर, तो 6 सेकेंड उसका 2/3 हो जाएगा, 200 मीटर आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से बताऊं, मैं ये बोल रहा हूं जब ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है, समीकरण नहीं, जब ट्रेन किसी टनल को पार कर रही है तो क्या दूरी तय कर रही है? अपनी लंबाई प्लस टनल की लंबाई ना, इन दोनों के बराबर। अब इसमें इसे टोटल समय लगा है 15 सेकेंड का, ये दोनों मिला के। और हमें पता है ट्रेन एक पुल को पार करने में 6 सेकेंड का समय लेती है, मतलब अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करने में 6 सेकेंड का समय लेती है। तो इसका मतलब है टनल की लंबाई के बराबर दूरी तय करने में 9 सेकेंड का समय लेती है। तो इनका अगर मैं अनुपात निकालूं तो टाइम का अनुपात आया 2:3। तो तय की गई दूरी का अनुपात भी तो वही होगा, इन दोनों की लंबाइयों का अनुपात भी वही सेम होगा, है ना। अगर टाइम बढ़ा मतलब दूरी बढ़ी। अब टनल की लंबाई हमें पता है 300 मीटर, 3 पार्ट की वैल्यू 300 मीटर,
तो ट्रेन की लंबाई, दो पार्ट की वैल्यू 200 मीटर आ गई, दो पार्ट की वैल्यू 200 मीटर आ गई। डन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है, वो एक आइटम को, एक वस्तु को बेच रहा है 20% प्रॉफिट पे। ही रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ द आइटम बाय 350। वो किस प्राइस को बड़ा कम कर रहा है, सेलिंग प्राइस को कम कर रहा है ना, 350। और इसकी वजह से उसे लॉस हो गया 15% का। तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं, दिमाग लगाना कैसे। अरे आप ये सोचो, अगर 100 यूनिट की वस्तु थी, पहले 20% प्रॉफिट पे बेच रहा था, मतलब 120 पे, बाद में पहले 20% प्रॉफिट पे बेच रहा था, बाद में 15% का लॉस है, इसका मतलब 85 पे। तो कितने की कमी हुई, इन दोनों के बीच का अंतर 35 है, इतने की कमी हुई। लेकिन सवाल में तो लिखा है 350 रुपए, तो 1 पार्ट की वैल्यू 10 रुपए आ गई, तो 100 पार्ट की वैल्यू 1000 रुपए। खत्म, मेंटली हो जाएगा, सीधा सीधा निपट गया, राइट ना, सीधा सीधा निपट गया। ऐसे हम इसे देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है। सवाल ये कह रहा है, एक सर्कल की रेडियस को कितने परसेंटेज से कम किया जाए ताकि एरिया कम हो जाए 64% से। एक सर्कल की रेडियस को कितने परसेंट से कम किया जाए ताकि एरिया कम हो जाए 64% से। सोचो, 40, 20, 6 या 8। 8, अरे आप इतना तो स्मार्ट हो ही नहीं, 8 तो नहीं है। पता है हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमें ये पता है, एक जो सर्कल का जो एरिया होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई जहां पे कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, राइट ना। तो अगर हम ये देखें, एरिया कम हो गया 64% से, तो अगर ओरिजिनल एरिया 100 था, और अगर ये 64 से कम हो गया, तो नया एरिया कितना बचा, 36। और ये जो एरिया है, ये तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा, वर्गमूल निकाल ले, ये तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस का रेशियो वर्गमूल निकाल लिया। आप चाहो तो कैंसिल करके निकाल लो या ऐसे निकाल लो, 10:6। 10 से 6 जाने में 4 की कमी ओवर 10, इसका मतलब है 40% की डिक्रीज आ गई रेडियस में। याद रखना, डिक्रीज हो रहा है 64% से, बचा नहीं है 64%। अगर ये होता 64% बचा है एरिया, तो 20% आंसर आता। डिक्रीज हो रहा है 64% से, ठीक है। अगला, इस सवाल को हम कैसे करें, हमें एक्स और वाई के बीच का अनुपात निकालना है। बेसिकली इसका मतलब वही हुआ, वैल्यू तो निकाल सकते हो ना एक्स और वाई की, मेंटली कर सकते हो क्या। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वाई की, तो वाई का 60% इतना है। अरे किसका 60 गुना 360 होता है, 6 का। तो 1% की वैल्यू 6, 100% की वैल्यू 600, मेंटली बोल सकते हो आप, है ना। अच्छा यहां देख लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, अरे गुणा करके भी तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं 5% से कर दूं कैंसिल, इसको हम रेशियो फॉर्म में भी देख सकते हैं वैसे तो, राइट ना। कैसे बताऊं, सबसे पहले मैं, पहला जो तरीका है, हमने इसको क्या किया, 5% से कर दिया कैंसिल, यहां बचा 7 और यहां बचा 3, अंदर गुणा कर लेते हैं, तो वैल्यू आ गई 7x माइनस 2800 बराबर 3x प्लस 1200। 3x इधर ले आए, माइनस हो जाएगा, 7x में से 3x घटाया 4x, 2800 में 1200 जोड़ा 4000 आ गया। इससे हमें पता चला x की वैल्यू 1000 है। अब हमसे रेशियो क्या पूछा है, x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई, यही पूछा है। तो x माइनस वाई, 1000 में से 600 घटाया, 1000 में से 600 घटाया, वैल्यू बची 400, अनुपात x प्लस वाई, 1000 में 600 जोड़ दो तो 1600।
400 का 4 गुना होता है 1600, तो हमारा आंसर आ गया 1:4। यही आंसर आया, 1:4 आया। ठीक है, चलिए डन। अच्छा, इसी में ना आप एक और अप्रोच लगा सकते थे। ये जो है, अगर मैं इसी को जो गुणा है, सबसे पहले एक बात बताओ, हम सब ने ये चीज पढ़ रखी है ना कि अगर कहीं हमारे पास ये लिखा हुआ है x/y बराबर a/b, या लेट से अगर हमारे पास कहीं ये लिखा हुआ है ax बराबर by, तो इसको हमें रेशियो में बदलना है, हमें x/y निकालना है। तो हम लेफ्ट टू राइट गए तो रेशियो हमारा उल्टा हो जाता है, मतलब b/a। ये हमें पता है ना, राइट ना, यहां से ये वाला रिलेशन आ जाएगा, वही सेम चीज हम करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों का क्या रेशियो होगा, मतलब x-400 अनुपात x+400, ये क्या आएगा जरा वो देख लेते हैं। तो वो हमने इन दोनों को उल्टा कर दिया, 3:7 आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, इन दोनों के बीच का अंतर हमें पता है ना, कैसे पता है? एक संख्या x से 400 छोटी, एक 400 बड़ी x से, तो इसका मतलब है इनके बीच का अंतर 800 है, लेकिन इनके बीच का अंतर कितना है, 4 है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 800, 1 यूनिट की वैल्यू 200, 3 यूनिट आ गया 600। तो x-400 बराबर 600 है। 400 उधर ले जाओ, x की वैल्यू पक्का से 1000 आनी चाहिए। मतलब किस संख्या में से 400 घटाने पे 600 आता है, ऐसे भी सोच सकते हो। वैसे भी ऐसे डायरेक्ट भी तो हो जा रहा है, ये ज्यादा मतलब इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू यूज, इट डिपेंड्स। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल का आंसर जरा सभी लोग फटाफट से बताना। सवाल कह रहा है दो नंबर्स हैं, 45% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3/5 ऑफ द सेकेंड नंबर। 3/5 होता है 60%, है ना। दोनों नंबर का एवरेज जो है वो 10 लेस देन द फर्स्ट नंबर है। इससे तो आपने संख्याएं भी पता लगा ली, नहीं? देन फाइंड द 4/5 ऑफ द सेकेंड नंबर। बताओ जरा, 4/5 सेकेंड नंबर पता है? जो सवाल, अगर मैं दो संख्याएं एक्स वाई मान लो, ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है 45% ऑफ फर्स्ट नंबर बराबर 3/5, आपको पता है 60% होता है ऑफ सेकेंड नंबर। 15% से कर दिया कैंसिल, 3 और 4 आ गया, तो x अनुपात y क्या बनेगा, 4:3। इन दोनों संख्याओं के बीच का x अनुपात y ये आ गया 4:3। तो इनका औसत कितना बना, 3.5। इनका औसत कितना बना, 3.5। एवरेज कितना आ गया, 3.5। तो सवाल ये कह रहा है जो एवरेज है वो 10 लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो एवरेज जो है वो पहले नंबर से 10 लेस है। इसका मतलब है इनके बीच का अंतर तो 0.5 है, तो 0.5 की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब 1 पार्ट की वैल्यू 20 हो गई। तो दो संख्याएं कौन कौन सी आ गई, 80 और 60। या पता है, ऐसे मेरे दिमाग में ये चल रहा था, एक संख्या है दूसरी संख्या है, सवाल ये कह रहा है कि एवरेज जो है, एवरेज तो ठीक मिडिल में होता है ना, एवरेज ठीक मिडिल में होता है। सवाल ये कह रहा है जो एवरेज है वो 10 लेस है पहले नंबर से, मतलब ये बीच का गैप 10 है, तो इसका मतलब इधर भी गैप 10 होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर 20 हो गया, और इनका अंतर कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 4 यूनिट की वैल्यू 80, 3 यूनिट की वैल्यू 60, है ना। 4:3 का रेशियो है ना, उस हिसाब से देख लो, ऐसे भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट। चलिए, हमसे क्या पूछा जा रहा है, 4/5। 4/5 का मतलब 80%, 60 का 80%, सेकेंड नंबर का 80%, 6×8 = 48 होता है। हो गया, 6×8 = 48 होता है। इस तरह से ये हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जरा इस क्वेश्चन को देख लेना। 3/10 ऑफ P इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम Q, इट बिकम्स 310। ये अब आ गई हमारे पास में पहली इक्वेशन, ये आ गई हमारे पास में पहली इक्वेशन। 3/10 ऑफ अ नंबर P इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम Q। Q से 3/10 घटाया है P का, तो Q माइनस 3/10 ऑफ P बराबर 310।
एंड व्हेन हाफ ऑफ Q इज एडेड टू P इट बिकम 550। तो हमसे P अनुपात Q पूछ रहे हैं, तो इक्वेशन बन रही है हमारे पास भाषा में। जैसे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, Q में से क्या घटाया गया है, 3/10 ऑफ P, तो रिजल्ट कितना आया, 310। फिर सवाल क्या कह रहा है, हाफ ऑफ Q इज एडेड टू P, हाफ ऑफ Q इज एडेड टू P, इन दैट केस रिजल्ट कितना आ रहा है, 550। अब दो इक्वेशन दो अननोन हम सभी को हल करना आता है, राइट ना, आता है ना, वैसे फॉलो करते हैं। तो अगर मैं इसे Q बना दूं, ये Q बनेगा कैसे, जब हम इसे डबल कर देंगे तो ये Q बन जाएगा, और इसमें से पहली इक्वेशन घटा देते हैं, तो ये बन गया Q। Q में से और घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो Q में से Q गया कैंसिल, ये बन गया 2P। 2P में से 3/10, 3/10 की जगह पे हम 0.3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो 2P में से 0.3 घटाया, 2 में से 0.3 घटाया, वैल्यू आ गई 1.7। 550 का डबल बना 1100, 1100 में 310 घटा दिया, 1100 में से 300 घटाया तो वैल्यू कितनी आ गई, 1100 में से 300 घटा दिया तो वैल्यू हमारे पास आ गई 800। क्या होता है, रुको, एम आई कमिटिंग सम मिस्टेक समवेयर, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं। 3/10 of a number P is subtracted from Q and the result is 310. 3/10 of P is subtracted from Q, the result is 3/10। अच्छा, इनको प्लस करना था, सॉरी, इनको प्लस करना था, ये भी प्लस में ये साइन बदल के ये प्लस हो गया ना, लेकिन फिर भी समस्या वही है, फिर भी समस्या वही है, क्योंकि इसके पहाड़े में भी ये नहीं आ रहा ना, राइट। रेशियो तो हम निकाल सकते हैं, 3/10 of a number P is subtracted from Q, the result is 310, and when half of the Q is added to P, तब ये है 550। तो अगर हम 2 से इधर गुणा कर दें तो ये Q बन गया, Q में से Q माइनस हो गया, Q कैंसिल, 2 में प्लस कर दिया 2.3, ठीक है। 550 का डबल बना 1100, 1100 में 310 घटाया तो 790 ही तो आया, है ना, और इसके पहाड़े में जाता नहीं है। तो हमारा जो आंसर आएगा, रेशियो हम निकाल सकते हैं, रेशियो विल बी अ बिट वियर्ड। रेशियो हम पता है कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है, बट हाउ टू फाइंड आउट द रेशियो, क्योंकि वैल्यू आ गई थोड़ी अजीब सी। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप ये समझिए, एक बार फिर से आप ये समझिए कि हमारे पास जो है सबसे पहली जो इक्वेशन थी वो ये है कि Q में से अगर 3/10 पार्ट ऑफ P सब्ट्रैक्ट किया जाए, मतलब इतना सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, रिजल्ट आया 310, और अगर हाफ ऑफ Q ऐड किया जा रहा है P में तो रिजल्ट आ रहा है 550। मैं क्या कह रहा हूं, RHS को बराबर कर देते हैं तो LHS भी बराबर हो जाए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं ये बोल रहा हूं, यहां 31 है, प्राइम नंबर होता है, तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में 55 से गुणा कर दूं और इस वाली इक्वेशन में 31 से, तो RHS बराबर हो जाएंगे ना। इसका मतलब है LHS फिर अपने आप बराबर हो जाएंगे, जो 31 इंटू 55 और 0 आ गया, 55 इंटू 31 31 एंड देन 0 आ गया, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होने चाहिए। 55 से हमने कर दिया गुणा, 55Q माइनस 55 का 3 गुना 165 होता है, 16.5P बराबर Q/2। 31 से इधर हमने गुणा कर दिया तो ये आ गया 15.5Q प्लस ये वैल्यू कितनी आ गई, 31P। अब हमने क्या किया, सारे के सारे Q वाले टर्म्स हम LHS में ले आए, LHS में हम ले आए अगर हम Q वाले टर्म, राइट, Q/2 पॉइंट और उसको 31 से गुणा किए, यही चीज आ गई।
तो इसको अगर हम एलएचएस में ले आए, 55 में से 15 घटाया 40, 0.5 और घटा दिया तो 39.5 क्यू बराबर, इसको उधर ले जाके जोड़ दो, 31 में 16 जोड़ा 47, कितना बना 0.5 पी। अब हमने क्या किया, जिससे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। कैसे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो यहां पे अगर हमने 5 से कैंसिल किया तो ये आ गया 79, और यहां अगर हमने 5 से कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 95। ठीक है, तो P अनुपात Q कितना होगा, उसके लिए हमें उल्टा जाना है, कहने से ये होगा 79 अनुपात 95। दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। जब इक्वेशन सॉल्व कर रहा था तो भी हमारा गड़बड़ हो रहा था, तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा। आई थिंक इस सवाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है, इतना अजीब नहीं बनना चाहिए, राइट। एक बार जरा चेक कर लेना सभी लोग का यही मैच हो रहा है। अगर नहीं मैच हो रहा है तो फिर आप कमेंट्स में एक बार ये जरूर बता देना कि एग्जैक्ट वैल्यू पी एन क्यू की क्या आ रही है। ठीक है, ओके, मेरे हिसाब से तो यही आ रही है, सवाल भी छोटा हिस्सा तो है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, इस सवाल को देखना, लिखा हुआ है एफिशिएंसी ऑफ अनुराधा वो 130% है श्रेया की एफिशिएंसी का। श्रेया एक कार्य को 26 दिन में कंप्लीट कर सकती है, तो अनुराधा 20 दिन में, है ना। मेंटली कैसे, दो व्यक्ति हैं अनुराधा एंड श्रेया। अगर एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो अगर श्रेया एक दिन में 100 यूनिट कार्य करती है तो अनुराधा 130 यूनिट, मतलब 13:10 बना। तो समय, सेम कार्य को करने में जो समय लगा है वो 10:13। जैसे स्पीड और टाइम रिवर्स रेशियो में हो, अगर टोटल डिस्टेंस सेम है, वैसे ही अगर टोटल वर्क सेम है तो एफिशिएंसी और टाइम रिवर्स रेशियो में होते हैं। अब श्रेया को लगे 26 दिन, 13 पार्ट की वैल्यू 26, एक पार्ट की वैल्यू 2, 10 पार्ट की वैल्यू आ गई 20, ऐसे 20 आ गई, डन। अब आगे बढ़े, अगला 35 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 दिन। तो 21 चिल्ड्रन उसी कार्य को कितने समय में कंप्लीट करेंगे, क्या करें, 35 इंटू 12/21, वैल्यू आ गई 20 दिन। मुझे नहीं पता, आप बताओ, 20 आई ना, 35 इंटू 12/21। अरे मान के चलो प्रत्येक बच्चा एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो 35 बच्चों ने एक दिन में 35 यूनिट कार्य किया, 12 दिन में इतना कार्य किया, ये टोटल वर्क हो गया। अब अगर 21 बच्चे कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में 21 यूनिट हुआ, तो इतना कार्य करने में कितना समय लगा, 21 से दे दिया भाग, तो 7 से कर दिया कैंसिल, ये 5 आया 3 आया, 3 से कर दिया कैंसिल 4, बीच में एक गुणा, 5 इंटू 4 20 दिन लगेंगे। या आप रिवर्स रेशियो देख सकते हो, बच्चों की संख्या में 35 और 21, 7 से कर दिया कैंसिल, 5:3, तो समय 3:5, रिवर्स रेशियो। 3 पार्ट की वैल्यू 12, एक पार्ट की वैल्यू 4, 5 पार्ट की वैल्यू 20, ऐसे 5 पार्ट की वैल्यू 20, डन। अगला, इस सवाल को जरा एक बार देख लेना। सवाल कह रहा है आदेश सेव 1/5 ऑफ हिज इनकम। आदेश जो है वो अपनी इनकम का 1/5 हिस्सा सेव करता है, यानी कि 20% सेव करता है। अब अगर उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम बढ़ गई 20% से, एक्सपेंडिचर बढ़ गई 10% से, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 10% से, तो जो सेविंग में जो बढ़ोतरी है, रुपए की फॉर्म में जो भी सेविंग आई है, वो कितना परसेंटेज है इनिशियल इनकम का, स्टार्टिंग वाली इनकम का कितना परसेंटेज है, ये हमसे पूछा गया है कि स्टार्टिंग वाली इनकम का कितना परसेंटेज है। सोचिए जरा, क्या करें, क्या करें, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, ये तो पता है, या इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर। अगर मैं मान के चलूं कि आदेश की ओरिजिनली इनकम थी 100 यूनिट, तो उसमें से सेव कितना कर रहा था 1/5, यानी 20 रुपए वो सेव कर रहा था 100 रुपए में से, तो खर्चा कितना कर रहा था 80 रुपए। अब सवाल ये कह रहा है कि आदेश की
इनकम बढ़ गई 20% से, तो इसको हमें 20% से बढ़ा देना है। और एक्सपेंडिचर बढ़ गया 10% से, तो इसको 10% से बढ़ा देना है। तो नई इनकम आ गई 120, नया एक्सपेंडिचर आ गया 88। तो नई सेविंग कितनी आ गई? 120 में से 88 घटा दो, वैल्यू कितनी आई? 32। इतनी आई ना वैल्यू। 120 में से 88 घटा दिया तो वैल्यू आ गई 32। तो सवाल हमसे ये पूछ रहा है इंक्रीमेंट इन हिज सेविंग्स, वो कितना परसेंटेज है इनिशियल इनकम का। एम आई सॉल्विंग इट करेक्टली? एक बार फिर से जरा मैं फिर से देखता हूं। नन ऑफ दीज आ रहा हमारा, क्योंकि सेविंग में बढ़ोतरी हुई 12 रुपए की। आधे सेव्स 1/5 ऑफ हिज इनकम। अगर उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों 20% और 10% से बढ़ गए, 120 88, हाँ, तो सवाल ये है देन इंक्रीमेंट का मतलब है बढ़ोतरी, उसकी सेविंग में जो बढ़ोतरी है वो कितना परसेंटेज है इनिशियल इनकम का। तो सेविंग में बच्चों बढ़ोतरी कितने की हुई? 12 की। तो 12 कितना परसेंटेज है 100 का? आप बोलोगे 12 कितना परसेंटेज है 100 का? 12%। नन ऑफ दीज आ जाएगा, राइट? ऐसे हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, ये सवाल है आपका होमवर्क। एक बार एलसीएम वगैरह लेके या कोई और अप्रोच लगा सकते हो, उसे लगाइए। जो भी आंसर आता है कृपया आप इसे कमेंट्स में जरूर आंसर दें। इसका जो भी आंसर आता है वो आप कमेंट्स में जरूर दें, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप वंस अगेन इस चीज का ध्यान रखना कि आप शुरुआत कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज से, उसके बाद में आप आ सकते हैं एरिथमेटिक एंड डीआई पे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज मिलके ही आपको 20 सवाल मिल जाएंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के लिए आप एरिथमेटिक और डीआई, और वंस अगेन जैसा कि लास्ट वीक का अभी पिछला जो था उसका जो पैटर्न था, हमारे लिए जो गुड अटेम्प्ट्स हैं वो यही आ रही हैं कि हमें सबसे पहले मैथ्स वाले सेक्शन में 32 क्रॉस करना है, ओवरऑल 65 क्रॉस करना है फॉर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एग्जाम, ठीक है। डन। तो इतना आपको ओवरऑल क्रॉस करना है, और उससे ऊपर जितना करोगे उतना बेटर है, राइट? चलिए, और वंस अगेन बच्चों हमारा जो बैंकिंग का जो नया बैच है, बैंकिंग फाउंडेशन बैच, जिसमें हम सारे के सारे बैंकिंग के एग्जाम पीओ एंड क्लर्क लेवल प्री प्लस मेंस पूरी कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं, ये बैच आपको मिल जाएगा करियरविल ऐप पे। तो इसको आप एक बार जरा जरूर से चेकआउट कर लें, ओके। मिलते हैं बच्चों, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू।